नमस्कार दोस्तों। ठाकुर परिवार की स्त्रियों के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की शारदा सुंदरी जी की, जो द्वारकानाथ और दिगंबरी की बहू थी और उनके पति थे देवेंद्रनाथ। और शारदा सुंदरी के 14 बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत सारे भाई बहन थे। सब बड़ों की मृत्यु के बाद जिम्मेदारी किस पर आ गई? देवेंद्रनाथ पे। देवेंद्रनाथ अर्थात रविन्द्रनाथ के पिताजी। लेकिन वो अपने ब्रह्म समाज के कामों में लीन रहते थे। उनकी और उनके पिता द्वारकानाथ के हमेशा टसल जैसे चलती रहती थी, क्योंकि ब्रह्म समाज वाले मूर्ति पूजा वाले नहीं थे और द्वारकानाथ पूरे बंगालियों की तरह दुर्गा पूजा वगैरह इन सब में व्यस्त रहते थे। सभी भाई बहन सक्षम थे, कुछ का विवाह हो गया था। फिर हम सिर्फ रविन्द्रनाथ, रॉबी बोलते थे उनको, रोबी की बात क्यों करते हैं? क्या अन्य भाई बहन पढ़े लिखे या योग्य नहीं थे? कहते हैं बरगद की छाया में छोटे मोटे पेड़ नहीं पनपते। हालांकि जब इन विदुषी स्त्रियों के जीवन के बारे में जाना तो दंग रह गई। कभी ना स्कूल जाने वाली ये लड़कियां या औरतें ज्ञान का भंडार थी। राजगोपाल सिंह वर्मा टैगोर की अल्पचर्चित विदुषी बहन की जीवनी, इस नाम से ये किताब छपी है, जो स्वर्णा के बारे में है, यानी टैगोर की बड़ी बहन के बारे में। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ, माता शारदा सुंदरी, पति जानकीनाथ घोषाल, बहनें सौदामिनी, सुकुमारी, शरद कुमारी, भाई द्विजेंद्रनाथ, हेमेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ, ज्योतिन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ और बेटियां थी हिरण्मयी और सरला देवी। उर्मिला देवी का देहांत हो गया था और बेटा थे ज्योतिषनाथ। जिस वर्ष 1856 में स्वर्णा का जन्म हुआ, वहाँ की महिलाओं को विधवा पुनर्विवाह का अधिकार मिला था। स्वर्णा को घर में न दीदी कहा जाता था। टैगोर परिवार में खुलेपन की बयार बहा करती थी। स्वर्णा अपने पिता की बहुत आभारी रही कि उन्होंने उन्हें वह शिक्षा दी जिसका तत्कालीन हिंदू समाज में सर्वथा अभाव और सूनापन था। अध्ययन और दीक्षा। हमारे घर में महिलाओं के लिए भोजन और मनोरंजन की तरह था। हिमालय से लौटने के बाद देवेंद्रनाथ ने बेटियों की शिक्षा के लिए संस्कृत के अध्यापिका और नियम तोड़कर पुरुष आचार्य रखे, जो सारे विषय पढ़ाते थे। स्वर्णा की अच्छी आदत थी कि वह घर के बड़ों का सम्मान तो करती थी, पर उसके साथ उनके क्रियाकलापों में भी रुचि रखती थी। बड़े दद्दा अर्थात द्विजेंद्रनाथ का संगीत का प्रेम था। वे तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन दोनों का आपस में बहुत स्नेह था। 1861 में पढ़ाई के लिए उन्हें ब्रिटेन जाना पड़ा। दूसरे भाई हेमेंद्रनाथ सबकी शिक्षा का ध्यान रखते थे। उन्होंने स्वर्णा को बंगाली भाषा बहुत अच्छे से सिखाई थी और साहित्य की तरफ खींचा था। ज्योतिन्द्रनाथ कहानी किस्से सुनाया करते थे और तरह तरह से उन्हें बनाया करते थे। तो स्वर्णा का जो इंटरेस्ट था वो उपन्यास लेखन और कहानी का उन्हीं को जाता है। 12 वर्ष की आयु में स्वर्णा का बाल विवाह 27 वर्ष के जानकीनाथ से हुआ। स्वर्णा ने माता पिता से दबी जुबान से विवाह का विरोध किया था। दरअसल स्वर्णा की पीढ़ी शारदा सुंदरी माँ की तुलना में थोड़ी एडवांस थी, पर अपनी पुत्रियों के लिए वो एक ही चीज़ जानती थी। बस एक बात बहुत अच्छी हुई कि ठाकुर परिवार दामादों को घर जमाई रखता था, जो स्वर्णा के पति ने इनकार कर दिया। स्वर्णा घोषाल हुई। जानकीनाथ को ब्रह्म समाज की लड़की से विवाह करने के लिए उसे परिवार से बेदखल किए गए। बाद में हालांकि वो वापस से जमींदार हो गए। स्वर्णा को आखिर आगे बढ़ने के लिए खूब सहयोग मिला। उसके पति ने बहुत सहयोग किया। 1870 में स्वर्णा ने पुत्री हिरण्मयी को जन्म दिया। जानकीनाथ थियोसॉफिस्ट थे, उन्हें विदेश जाना पड़ा। तो स्वर्णा मंझले दद्दा, जो भारतीय सिविल सेवा के पहले अफसर थे, यानी बंगाली परिवार ठाकुर परिवार का पहला सिविल सर्विस वाले अफसर थे, उनके पास 1 साल के लिए वो बम्बई चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली सीखी, रहन सहन सीखा। उनके बेटे का भी वहीं जन्म हुआ और उसके बाद सरला देवी पुत्री का भी जन्म हुआ। घोषाल बाबू ने अब इंग्लैंड से लौटकर एक बंगला लिया, जहाँ स्वर्णा के भाई भाभी, साहित्य, संगीत, भोजन की महफिल जमती। अब जानकीनाथ को इंग्लैंड जाना पड़ा। बैरिस्ट्री के लिए तो स्वर्णा तीनों बच्चों को लेकर मायके आ गए और साहित्य की दुनिया में डूब गई। सरला छोटी बेटी को माँ का व्यस्त रहना बहुत पसंद नहीं था। उसने
व्यंग से कहा, कितना अंतर आया इतने सालों में, आपके पास तो वह समय नहीं होता कि हम बच्चों की तरफ ध्यान दें। स्वर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो इस बात का ध्यान रखेगी। दरअसल सरला बहुमुखी प्रतिभा की थोड़ी सी अलग और ज़िद्दी किस्म की लड़की थी। रविंद्रनाथ की प्रिय भांजी भी थी, काफ़ी कुछ उन पे गई भी थी। बंगाल की महिलाओं को सशक्त करने के लिए उसने भारत स्त्री महामंडल बनाया। सरला को बिना बताए उसका विवाह कर दिया गया। उस सरला की स्टोरी हम बाद में सुनेंगे। स्वर्णा के लिए जोड़ा सांकों में दूसरी मंजिल का आधा हिस्सा रखा गया। आधा द्विजनाथ व उनकी पत्नी कादम्बरी देवी का था, जिनकी रविंद्रनाथ से बहुत जमती थी। एक तरह से कहा जाए तो वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। अचानक छोटी पुत्री, स्वर्णा की छोटी पुत्री की मृत्यु से जानकीनाथ, जो स्वर्णा के हस्बैंड हैं, वो पढ़ाई छोड़कर वापस इंग्लैंड से लौट आते हैं। इसी बीच ज्योतिर्नाथ ने पियानो पर धुन निकालने, रविंद्रनाथ और स्वर्णा ने गीतों की धुनों पर लिखने की महारत हासिल की। इस समय उनके घर में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां चरम पे थी। 1876 में स्वर्णा का उपन्यास दीव निर्वाण चर्चा में आया। ये पुस्तक उन्होंने अपने भाई सत्येंद्रनाथ को समर्पित की। इस अपार सफलता के बाद स्वर्णा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका आदर्श पूछे जाने पर वे हमेशा बंकिम चंद्र जी का नाम लेती थी। आप सोचिए उनके परिवार में कितने बड़े बड़े लोग आया करते थे। उनका आदर्श पूछे जाने पर वो हमेशा उन्हीं का नाम लेती थी। परिवार के मिले जुले प्रयासों से एक पत्रिका के प्रकाशन की भूमिका तैयार हुई, जिसका नाम उन लोगों ने भारती रखा। पूरा संपादक मंडल बनने पर उसका कार्यभार जो है स्वर्णा को ही दिया गया और संपादक भी बनाया गया, और उनके घर पर ही सारे कार्य होते थे। उन दिनों रविंद्रनाथ लंदन में थे। अब स्वर्णा का नया उपन्यास छिन्न मुकुल निकला। मतलब वो अब लिखने में पूरी तरह से व्यस्त थी, साहित्य की दुनिया में उब चुब कर रही थी, और पत्रिका के संपादक तो थी ही, और वो पहली पत्रिका थी जो कोई महिला संपादन कर रही थी। कविता संग्रह गाथा का प्रकाशन और मालती उपन्यास भी निकला। गाथा उन्होंने रविंद्रनाथ को प्रस्तुत की थी, पर रविंद्रनाथ ने जीवन में कभी भी किसी भी पुस्तक लेखन में अपनी बड़ी बहन का जिक्र तक नहीं किया। ये थोड़े अफसोस की बात है कि स्वर्णा के पिता देवेंद्रनाथ विज्ञान के प्राध्यापक थे। स्वर्णा को नए प्रयोग और विज्ञान के निबंधों का स्वर्णा ने एक संकलन निकाला। उन्होंने चित्रों के ज़रिए महिलाओं को सोलर सिद्धांत के समझाने की कोशिश की। आप सोचिए उस ज़माने में स्त्रियां विज्ञान में इंटरेस्ट लें, ये बहुत बड़ी बात थी। स्वर्णा के घर पर बड़े बड़े साहित्यकारों का आना जाना था। महिलाओं के लिए उन्होंने सखी समिति की स्थापना की, जिससे महिलाएं वहां आएँ, अपने कार्यों के बारे में चर्चा करें, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो गरीब घर की थी उनके लिए प्लान तैयार होते थे। स्वर्णा की बड़ी बेटी ने बैथ्यून कॉलेज से पढ़ाई की, जो उस समय का सबसे फेमस कॉलेज था। फिर उसका विवाह हो गया। अचानक स्वर्णा की भी सबसे अच्छी मददगार और दोस्त कादम्बरी भाभी, जो उनके दूसरे भाई की पत्नी थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। वे भारती में बहुत मदद करती थी। सब बहुत निराश हो गए कि अब मैगज़ीन बंद कर देते हैं, और मैगज़ीन को चलते हुए भारती को 8 बरस हो गए थे इस पत्रिका को चलते हुए। तो स्वर्णा ने कहा कि नहीं, ये पत्रिका तो चलती रहेगी, और उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को भी इस काम में लगाया। दोनों पुत्रियां उसको पत्रिका को संभालने लगी और सहयोग करती थी। स्वर्णा अपने ही घर में एक प्रतिद्वंदी मतलब बन गया। स्वर्णा की भारती के आगे रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन प्रकाशन शुरू किया। अब बहुत सी पत्रिकाएं और भी प्रकाशित होने लगी थी। अब मणिलाल गंगोपाध्याय जो है संपादक हुए। उसी समय स्वर्णा के पति की मृत्यु होती है, और स्वर्णा जो है निराशा में डूब जाती हैं। स्वर्णा ने विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के स्थान पर शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव आज भी मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि लोग पुनर्विवाह के लिए पीछे पड़े रहते हैं। आप उस स्त्री या लड़की को जो विधवा हो गई है, उससे उसकी इच्छाएं पूछिए, क्या वो विवाह करना चाहती है या आगे पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। सखी समिति ने महिलाओं के लिए मेला लगाना शुरू किया। स्वर्ण कुमारी की बेटी जो हिरणमयी थी, उसने महिला शिल्पाश्रम की स्थापना की। बीच में परिवार के साथ भ्रमण करके जाने के लिए स्वर्णा का बड़ा मन होने लगा, और उसने धीरे धीरे स्वर्णा ने बाहर निकलना शुरू किया।
सरला थोड़ी सी ज़िद्दी और बिगड़ैल मानी जाती थी। स्वर्णलता के उपन्यास स्नेहलता बापलिता अर्थात अपरूटेड वाइन का अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ। कहा कि ये नावल जो है, जिसको अनफिनिश्ड सॉन्ग्स के रूप में ब्रिटेन में अनुवाद किया गया, फिर तो उनका पूरे विश्व में नाम फैल गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई और उन्होंने इस बात की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आपको वहाँ ब्रिटेन में कोई नहीं पढ़ेगा और ना कोई आपकी चीज़ों पे ध्यान देगा, जबकि वो चीज़ बहुत प्रसिद्ध हुई और ख़ुद ब्रिटिशर्स ने इस को छापा था। अंतिम चरण में उन्होंने विचित्रा, स्वप्नबानी, मिलन रात्रि उपन्यास लिखे। स्वर्ण कुमारी की म्यूटिनी कहानी में ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने चुनौती भी दी, फिर भी उन लोगों ने उनकी किताबें छापी। हालांकि उन्होंने भी उतना काम किया जितना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, पर स्त्री होने के कारण उन्हें उतनी प्रशंसा नहीं मिली, पर फिर भी लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। उनका कल्याणी उपन्यास अंग्रेज़ी जर्मन भाषा में अनुदित है। उन्हें जगत तारिणी की उपाधि दी गई। पति की मृत्यु के बाद वे घोषाल भवन में अकेली रहती थी। उन्होंने सारे सिल्क के वस्त्र, जेवर सब दान दे दिए, सबको बांट दिए। वे सिर्फ बिना आभूषण के सफ़ेद साड़ी में रहती थी। उनके 77वें जन्मदिन पर बंगाल ने तय किया कि उनका जन्मदिन बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाए और उन्हें पुरस्कृत किया जाना था। जन्मदिन के एक दिन पहले ही 3 जुलाई 1932 को उनका देहांत हो गया। उनके लिए लिखा गया कि ये कितना दुखद था कि जब बंगाल उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो रहा था, वे स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। स्टेट्समैन ने लिखा कि जब बंगाल महिलाओं के प्रति उदासीन था, तब स्वर्णा जी द्वारा किए गए प्रयास बताते हैं कि कोई है जो औरों के लिए रास्ता बनाता है, तो ऐसा एक महान नाम और कर्म करने वाली स्त्री को भूल जाना उचित नहीं। बस अब तो यही कह रही है ज़िंदगी कि आप याद रखें कि विदुषी स्वर्णा ने बंगाल की स्त्रियों को कितना आगे बढ़ाया। शुक्रिया।